आए हुए ज्यादातर मजदूर किसान लोग और बहुत ज्यादा आदिवासी लोग और महिलाएं हैं। हर एक को क्रांतिकारी लाल सलाम। जी उनका मोबाइल लीजिए। बहुत दूर से बहुत कष्ट उठाते हुए ऐसे सर्दी में आप बोल्शिविक क्रांति की शताब्दी मनाने के लिए आए हैं। जो पहली बार 100 साल पहले एक भारत वैसी बड़ी देश में सर्वहारा के हाथों में राज दिया है, सत्ता दिया है, और वैसे ही सर्वहारा सत्ता के लिए जो संघर्ष करते हुए 50 साल से संघर्ष करते हुए यहाँ पर सुन रहे हैं जो यहां की किसान मजदूर लोग और शोषित उत्पीड़ित लोग और संघर्षरत लोग आए हैं, उन सब संघर्ष करते हुए वैसे ही संघर्ष करते हुए जो 100 साल पहले सर्वहारा मजदूर के नेतृत्व में जो लड़े हैं उसका वारिस बनते हुए आप आए हैं। तो एक तरह देखा गया तो अपने इतिहास ही आप फिर से दोबारा याद कर रहे हैं। ये याद ऐसे ही नहीं, मैं लड़ते हुए हम संघर्ष करते हुए हम वैसे ही संघर्ष जिसे वर्ग संघर्ष माना जाता है, जिसे सशस्त्र संघर्ष माना जाता है, जिसे दुनिया को बदलने वाला, व्यवस्था को बदलने वाला, कि दुनिया का समझने के काम का, मगर हमारा काम है ये दुनिया को बदलने का काम है। हमारी जो दार्शनिकता है ये दुनिया को बदलने की दार्शनिकता है। ये दुनिया को बदलने वाले दार्शनिकता हमारे पास भी 100 साल से ज्यादा बोल्शिविक क्रांति की प्रेरणा लेते हुए शहीद भगत सिंह ने दिया था। बीजेपी के प्रचार के लिए बेचते हुए जो इलेक्शन जीता है, वैसे इलेक्शन क्या इलेक्शन हो सकता है? पर लेनिन अपने नेतृत्व में जो बोल्शिविक पार्टी को बनाया है वो सर्वहारा को, मजदूरों को, किसानों को और रूस में जितने भी नेशनलिटीज होते थे वो नेशनलिटी लोगों को मिलाते हुए संघर्ष किया है। और वो वर्ग संघर्ष है। वैसा नहीं कि एक अच्छे समाज आया है, मगर अच्छे समाज कैसे आ सकता है? आज तक इतिहास में देखा गया है तो जब से समाज में वर्ग समाज बना है, इस दुनिया में जो वर्ग समाज बना है वो पूरा समाज वर्ग संघर्ष से ही बदलते हुए आ रहा है। स्पार्टकस जो दास था, उनके मालिक के विरोध में हथियार उठाता ही ये संघर्ष किया है। इसलिए आज दुनिया में वैसे एक दास समाज नहीं रहा है। वैसे ही
भूमिहारन के विरोध में, फ्यूडल सत्ता के विरोध में, तानशाही राजों के समाज के विरोध में, हजारों लाखों एकड़ रखने वाले राजों के शहनशाही के विरोध में जो बुर्जुआजी भी संघर्ष किए थे, वो भी सशस्त्र संघर्ष था। वैसे पहले भी वक्ता कुछ कह चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कह चुके हैं। बुर्जुआ लोग हैं 5.5 या जैसा तब के पूंजीपति वैसे लोग जो फ्यूडलिज्म के विरोध कर रहे थे, जो तानाशाही के विरोध कर रहे थे, वो भी हाथों में हथियार लेके संघर्ष किए हैं। वैसा ही नहीं, जो इंग्लैंड में पहली बार संसदीय जनतंत्र आया था, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया में पहली बार आया है, तो संसदीय जनवादी भी क्रॉमवेल जो आखिरी राजा था, उसके नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष ही था। खासकर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज भी बुद्धिजीवी लोग, जनतंत्र मानने वाले लोग एक बहुत आदर्शनीय समाज समझते हैं, जहां सौभ्रातृत्व था, जहां स्वेच्छा था, जहां समानता भी चाहते थे, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए जो वॉल्टेयर और रूसो एक दार्शनिकता से लेके संघर्ष किए हैं, वो भी खतरनाक सशस्त्र संघर्ष चला था। आप में से कुछ लोग बहुत पढ़े चुके लोग हैं, शायद चार्ल्स डिकेंस लिखे हुआ टेल ऑफ टू सिटीज, दो महानगरों का इतिहास कहानी अगर पढ़े तो पेरिस के शहर में कितने खून बहा है, वैसे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी लाने के लिए। वैसे तो बुर्जुआ समाज के लिए फ्रेटर्निटी और लिबर्टी आया, मगर इक्वालिटी कहां से आता है, समानता से कहां से आता है? आप सुने हैं एक गाना से पहले, समानता वहां से आता है जहां उत्पादन के ऊपर हक, उत्पादन में भाग लेने वाले को हो। वही तो है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है। जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के हाथ में फैक्ट्री आए, मिशन चलाने वाले मजदूर के हाथ में मिशन के ऊपर अधिकार आए, सत्ता है। हल चलाने वाले किसान के हाथ में जमीन के ऊपर अधिकार आए, जमीन के ऊपर सत्ता आए। जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासियों की सत्ता आए। जितने भी देश में प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ के ऊपर जो प्रकृति में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, जो जंगल पे रहते हैं और काम भी करते हैं, श्रम भी करते हैं, अपना खून बहा के, खून पसीना करके जो उत्पादन भाव में भाग लेते हैं, उनके हाथों में सत्ता आए बगैर कहीं समानता नहीं आता। समानता का सपना तो पेरिस फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, मगर वैसे समानता जो आए हैं पहली बार पेरिस कम्यून लाया। वही फ्रांस में कम्युनार्ड कहते हैं, जैसा मजदूर लोग हैं आप सब, जो 100 साल की
बोल्शिक क्रांति की शताब्दी मना रहा है। जो मजदूर संघर्ष संगठन समिति, मजदूर संगठन की समिति जो बना रहा है, वो मजदूर लोग जो फ्रांस में कम्युनार्ड कहा जाता है, वो बुर्जुआज के ऊपर सशक्त संघर्ष करके एक राज लाया। पूरा 70 दिन ही रह सका, मगर वो 70 दिनों में आप यहां जो बैठे हैं वो सब यहां बैठे, यहां बैठ के अधिकार किए थे। आप जजेस बने थे, अब रूलर्स बने थे, शासक बने थे, अब न्याय देने वाले बने थे, आप शिक्षा देने वाले बने थे। जहां न पुलिस था, जहां जेल था, जैसे सपने हम सब देखते हैं, क्योंकि रोजाना जो पुलिस से, जेल से, शासक से, पूंजीपति से, सामंतवाद से रोजाना जितना उत्पीड़न हमारे ऊपर हो रहा है वो सह रहे हैं। ये सब जाने के लिए सपना देख रहे हैं। वैसे एक शासन पेरिस कम्यून में आया था, मगर वो तो 70 दिन ही रह सका। कारण यह था कि उसको नेतृत्व देने वाले वो खुद मार्क्स और एंगिल्स एक क्रांति में भाग लिए हैं, मगर पेरिस कम्युनार्ड्स को यानी मजदूर लोगों को कह रहे थे कि अभी समय नहीं आया है, क्योंकि हमको चलाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी का एक निर्माण नहीं हुआ है, ये टिकना मुश्किल है। वही हुआ है, उससे सबक लेके जो लेनिन और वैसे ही रूस में, जैसा मेरे सामने आगे भी कहा गया, नरोत्विक के जो प्रयत्न था उससे भी सबक लेके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के बाद जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में यथातथा स्थिति रखने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उसे ही हम कहते हैं स्टैटस कोइस्ट या रिजनिस्ट कहते हैं। वो रिजनिस्ट जो मेंशिक्स थे, माइनॉरिटी में थे, उनको भी हटा के 1917 फरवरी में जो राज आया था, जो बुर्जुआ राज ही आया था, उसके विरोध बोल्शिक पार्टी के नेतृत्व में लड़ते हुए 8 महीने में ही उस कैलेंडर के हद तक अक्टूबर 25 तारीख अब जो मना जाता है, नवंबर 7 तारीख को बोल्शिक क्रांति लाया है। और ये बोल्शिक क्रांति, जैसा मेरे पहले की वक्ता भी बता रहे थे, 1917 से लेकर 1900 यानी 1953 तक 30 साल रहा है। जैसा आपके सामने स्टैनली स्वामी ने क्या हो सकता है समाजवाद बोल के तो छोटी छोटी बातों में बोलीविया का एग्जाम्पल लेके बोल रहा था, वैसी राज आप सब जो चाहते हैं, वैसे राज, यानी एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए क्या होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और एक इंसान के लिए, सोचने वाले इंसान के लिए मेहनत भी करता है और सोचता भी है। मेहनत भी करता है अपने रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, और सोचता भी है, सपना भी देखता है, भविष्य के बारे में भी सोचता है, अपने से एक अच्छा समाज बनाने का, एक विकास के समाज बनाने का भी सपना देखता है। उसके लिए बेसिक राइट्स होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होना चाहिए, यानी बात रखने की स्वेच्छा, संगठन बनाने की स्वेच्छा और विश्वास रखने की स्वेच्छा, ये चाहिए। यानी 3 बेसिक राइट्स होना चाहिए।
3 बेसिक नीड्स आना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। हर एक को, यानी भारत के आज की स्थिति में देखा गया तो 120 करोड़ लोगों को ये मूल रूप में जो मौलिक अवसर हैं, रोटी कपड़ा मकान, और ये मूल रूप के मौलिक स्वेच्छा है बात रखने के, संगठन बनाने के और विश्वास, अपने अपने विश्वास रखने के लिए। क्योंकि इंडिया एक ऐसी देश है जहां 56 राज्यों हैं और ऐसे देश हैं कि अलग अलग से, बहुत से विभिन्नता से, डाइवर्सिटी रखने के नेशनलिटीज हैं, कौम है, रिलीजन्स हैं, अपने अपने विश्वास हैं। इसकी स्वेच्छा हो, ऐसी स्वेच्छा पहली बार सोवियत रशिया में लेनिन के नेतृत्व में दिया गया है। ये जार तानाशाह के विरोध में संघर्ष के नारा, एकजुट बनकर संघर्ष करने के नारा लेनिन दिया था। तो राज्यों को, नेशनलिटीज को, जैसा हमारे पास है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्रा है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है, पंजाब है, जैसे 56 राज्य हैं, यहां रहने वाले, यहां की नेशनलिटीज हैं, उसको सबको कहा कि जो सर्वहारा और मजदूर किसान अपने मुक्ति के लिए लड़ रहा है, उनके साथ आप भी आइए, नेशनलिटीज भी आइए। हमारा जो कॉमन एनिमी है, शत्रु है, हम सबके लिए जो शत्रु है, उसको हराने के बाद अगर आप सोशलिज्म में नहीं रहना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप अलग होने की इच्छा भी है। वैसे भी कहा, महिलाओं के लिए कहा कि एक महिला और पुरुष एक संबंध में आ रहा है, शादी में आ रहा है या सहजीवन में आ रहा है, इसका मानी यह भी है कि जब चाहे तब वो अलग भी हो सकते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होते ही जो पहले जो शासक था, मैरिज के साथ डाइवर्स होने की हक भी हो, पहले शासन था। रूस में जितने भी जमीन है वो तब सोशलाइज किया जाए, जितने भी संपदा है समाज की होगा, और वो समाज की जो सत्ता है, जो बोल्शेविक पार्टी की सत्ता है, हर एक को काम देगा और हर एक को उपाधि भी देगा, रोटी कपड़ा मकान देगा, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम होगा, स्वास्थ्य का इंतजाम होगा। मां फैक्ट्री में जा सकता है, पिताजी भी जा सकता है, बच्चों का पालन वहां राज करेगा, बोल्शेविक पार्टी करेगा, वहां की सरकार करेगा। वैसे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वैसे लोगों की भी सरकार ही हिफाजत करेगा। वैसे राज 30 साल के लिए स्टालिन के मृत्यु तक रूस में रहा है। एक बात से आप समझ सकते हैं, आज जो भारत में जो स्थिति है, खासकर डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, हमारे देश में, ऐसा तो दुनिया भर में आज देख सकते हैं आप भी, यहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मेन स्ट्रीम में जो गोबर गांधी लिखा हुआ आर्टिकल पढ़े होगा, 2 अंक में बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि आज दुनिया भर के साम्राज्यवाद बहुत संक्षोभ में है, क्राइसिस में है। अमेरिका का, जर्मनी का, चाइना का
रूस का जो भी साम्राज्यवाद देश है, देखने के लिए बहुत ताकतवर दिख सकता है, मगर वो खुद डूबा हुआ है, एक बड़ा संक्षोभ में, एक बड़ा क्राइसिस में डूबा हुआ है। उसे बाहर आने के लिए ही मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, दलितों के ऊपर, ब्राह्मण्स के ऊपर इतना बड़ा दमन दुनिया भर चला रहा है साम्राज्यवाद देशों ने। वैसे स्थिति 1925 से लेकर 1935 तक पूरे साम्राज्यवाद देशों में था। उसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, महासंक्षोभ, आर्थिक मान्यता। एक कहावत होता है, आप समझने के लिए, थाली में पैसे लेके जाते थे, जेब में चीज खरीद के लाते थे। यानी कोई करेंसी का वैल्यू नहीं रहा, पैसों का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज हम ऐसा देख रहा है। वैसे स्थिति में पूरे जब साम्राज्यवाद की दुनिया था, उस समय एक रशिया ही था जहां कोई डिप्रेशन नहीं था, महंगाई नहीं था, जो चाहे वो वस्तु मार्केट में मिल रहा था। वैसे स्थिति कारण केवल जो सोशलिज्म और लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में वहां रहा है, वो कारण से रह चुका है। वो स्थिति आगे जाके जब 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर हुआ और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम आया था, यानी दूसरी महासंग्राम, दुनिया की महासंग्राम आया था, वो स्थिति आज हम दुनिया में भी देख रहे हैं। आज जब दुनिया में ट्रंप के नेतृत्व में जो साम्राज्यवाद की फासिज्म है और भारत में जो मोदी के नेतृत्व में ब्राह्मणीय हिंदुत्ववाद फासिज्म है, वैसे फासिज्म का स्थिति पूरे दुनिया में, जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, जापान के टोजो, जो नाजीज्म फासिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय आम आदमी के लिए नहीं, किसान मजदूरों के लिए ही नहीं, जो पश्चिम देशों में रहने वाले इंग्लैंड, फ्रांस ऐसे देशों के संसदीय जनतंत्र के लिए भी खतरा बना था। और वो लोग सब रूस में स्टालिन के पास गए हैं, बचाओ, फासिज्म से बचाओ, नाजीज्म से बचाओ, हम आपसे सहमत करेंगे। और वही वो समय में, जो दूसरी महासंग्राम के समय में, दुनिया के महासंग्राम के समय में जो रूस आया था, जो स्टालिन के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध जो है, जो प्रजायुद्ध, जनयुद्ध बन गया है, उसमें रूस के यानी बोल्शेविक क्रांति के समय से भी ज्यादा 2 करोड़ लोग रूस की जनता अपने प्राणार्पण किए हैं। और प्राणार्पण करके हिटलर का फासिज्म को, हिटलर का नाजिज्म को, मुसोलिनी के फासिज्म को, जापान के टोजो के जो फासिज्म था उसको खत्म कर दिए। न सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका की जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ही नहीं, दुनिया भर के कॉलोनीज का मुक्ति भी होना शुरू हुआ है। नहीं तो आज हम जो मीटिंग यहां रखे हैं, वो स्थिति नहीं रहता था जो फासिज्म पूरे दुनिया को खत्म करता था। और ऐसे जो आज मोदी यहां आया है या ट्रंप वहां आया है, जैसे मोदी यहां आके, मैं आपको अच्छे दिन बताऊंगा, भारत को एक मेक इन इंडिया ले जाऊंगा,
ऐसे वादा करके जो आया है वैसे वादा ही करके ही हिटलर राज में आया था। मैं नेशनल सोशलिज्म लाऊंगा, नेशनलिज्म सोशलिज्म देने के वादा करके जो इलेक्शन जीता है वो सत्ता में आके जर्मनी के 2 कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, जैसा आज मोदी यहां अदानी और अंबानी के जो कंपनी के लिए इतना शोषण कर रहा है, ऐसा 2 कंपनी के लिए पूरे जर्मनी में इतना खून बहा है कि 90,000 जूस को मार डाला है, कम्युनिस्टों को मार डाला है, मजदूरों को मार डाला है और खुद पार्लियामेंट को जलाया है। और उसका जो निंदा किया है कम्युनिस्टों को, क्योंकि जो कम्युनिस्टों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होता है, एक बुर्जुआ डिक्टेटरशिप होता है। आज यही वही स्थिति आज भारत में हम देख रहे हैं। हिटलर भी जो नेशनल सोशलिज्म के बाद लेके इलेक्शन जीता है, उनका नेशनलिज्म था। आर्य जो है उनका खून बहुत स्वच्छता खून है, वही पूरा दुनिया को राज करेगा। और उसका जो सिंबल है, स्वास्तिक सिंबल है, जर्मनी नेशनलिटी ही पूरे दुनिया के नेशनलिटी के ऊपर बहुत अच्छा नेशनलिटी जो बता के दुनिया को जीतने के क्या है। आज मोदी भी वही सपना देख रहा है, आज ट्रंप भी वही सपना देख रहा है। अमेरिका फॉर अमेरिकन, न कोई काला आदमी नहीं रह सकता है, न कोई मुस्लिम नहीं रह सकता है। कोई मुस्लिम्स को हम अमेरिका में नहीं आने देते हैं। ब्लैक्स को जो मार डाल रहा है, मुस्लिम्स को जो मार डाल रहा है, वही काम आज मोदी भी भारत में कर रहा है। आदिवासियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, दलितों के लिए आज की बात ही नहीं है। ये समझने की बात है कि क्यों दुनिया भर आदिवासियों के ऊपर इतना दमन हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर के आदिवासियों के पांव के नीचे खनिज संपदा है, मिनरल्स है। दुनिया के संपदा में 80% संपदा जो है, जो प्रकृति संपदा है, जो खनिज संपदा है, वो आदिवासियों के पांव के नीचे। भारत में भी वही दुनिया भर के जो सत्ता में रहने के सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो तेल है। वो तेल दुनिया भर के इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे पालस्तीन हो, अफगान हो, ईरानियंस हो, इराकी हो, सीरियंस हो, वो सब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके पांव के नीचे तेल है। इसलिए और जितने भी मैदान इलाका है, मैदान इलाकों में हल करने के जो जमीन है वो दलितों का जमीन है, या शोषित लोग, पीड़ित लोगों की जमीन है, जो उत्पादन में भाग लेने वाले की जमीन है। इनको हटाते न बगैर किसान, मजदूर और आदिवासी, दलित, मुस्लिमों को हटाते बगैर यहां पूंजी नहीं पहुंच सकता है। हिटलर के समय आर्य की बात लेके वही कहे हैं, ट्रंप के समय अमेरिकन और व्हाइट्स के नाम लेते हुए वही कर रहा है। और मोदी भी खासकर जो ब्राह्मणीय हिंदुत्व कह रहा है कि हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं, हिंदी हिंदुस्तान बनाएंगे। जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो हिंदू रिलीजन को मानना है, यही है फासिज्म। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन होकर रहना है, भारत में रहने वाले भारत होकर रहना है। ना यहां मुस्लिम रह सकते हैं, ना आदिवासी रह सकते हैं, ना दलित रह सकते हैं, एक नॉन हिंदू नहीं रह सकते हैं। ये ब्राह्मणीय हिंदू फासिज्म यहां चल रहा है। वैसे फासिज्म को तो 1930 में स्टालिन के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हरा दिया है।
आज भी दुनिया में, आज की स्थिति में भी ट्रंप के साम्राज्यवाद के फासिज्म के विरोध में और यहां की मोदी के ब्राह्मणीय हिंदुत्ववाद फासिज्म के विरोध में क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में ही एक फांसीवाद के विरोध में एक संघर्ष सफल हो जाएगा। हम आज बोल्शिक पार्टी के शताब्दी दिवस मना रहे थे कि आज उसका क्या दामोदर जी रेलेवेंस क्या है। आज हमारे लिए इसमें से निकलने के सबक क्या है। सबक यही है कि पटना फासिज्म के विरोध में संघर्ष करने के लिए मोबाइल रखिएगा। जितने भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक लोग हैं, रिकॉर्डिंग कर जितने भी जनवाद चाहने वाले लोग हैं, वो सब लोग जो है क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में ही एक विशाल एकता संगठन बनाते बगैर फासिज्म को हरा नहीं सकते। और वो हराने वाले भी जैसा अध्यक्ष जी भी बनाया था दुनिया में, वैसा जो विजय मिला है, जो सफल मिला है, वर्ग संघर्ष बगैर कहीं नहीं मिला है। मैं पहले भी इतिहास बताया आपको। दूसरी, वहां जनयुद्ध जो हुआ है वो तो युद्ध ही है, वो एक सशक्त संघर्ष ही है फासिज्म के विरोध में। सोशलिस्ट फोर्स के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक फोर्स से लड़ाई है वो तो युद्ध ही है। आज जो चल रहा है 2009 से लेकर आज तक, चाहे दंडकारण्य हो, झारखंड हो, जंगल महल हो, आंध्रा ओडिशा बॉर्डर की जगह हो, उसके ऊपर ग्रीन हंट ऑपरेशन के नाम से जो भारत के सरकार और अलग अलग राज्यों के सरकार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, जो भी सरकार हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ममता की सरकार हो, चाहे टीडीपी हो, जो भी हो सरकार हो, और वहां रहने के मनमोहन हो या मोदी हो, उनके नेतृत्व में जो ग्रीन हंट ऑपरेशन के नाम से जनता के ऊपर युद्ध हो रहा है, वार ऑन पीपुल है, वो तो जनता के ऊपर एक हमला हो रहा है। अरे हमला के विरोध में खासकर छत्तीसगढ़ जो दंडकारण्य कहा जाता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली मिला के वो दंडकारण्य में, और बिहार झारखंड में, आंध्रा ओडिशा बॉर्डर में, कुछ दिन पहले बंगाल के जंगल महल में, वैसे ही केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के बॉर्डर में जो वेस्टर्न घाट कहा जाता है, वहां ओडिशा के नारायणपट्टनम में, तेलंगाना के जंगलों में जो संघर्ष हो रहा है, जो सशक्त संघर्ष हो रहा है माओइस्ट पार्टी के नेतृत्व में, वही आज एक तरफ कॉर्पोरेट फासिज्म के विरोध में, यानी साम्राज्यवाद के फासिज्म के विरोध में, या हिंदुत्व ब्राह्मणवाद विरोध में वही टक्कर ले रहा है, वही अपने ऊपर हमला को जवाब दे रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। आप देख सकते हैं झारखंड के जो संघर्षरत इलाके में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं जा सके, चाहे मित्तल हो, वेदांता हो, अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो। वैसे ही दंडकारण्य में बैरदिल्ला के बाद, बॉस्को के कंपनी के बाद, यानी 1960s के बाद आज तक 35-36 सालों में कोई बड़ा कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वहां नहीं जा सका। कारण क्या है?
वहां के आदिवासी, दलित और लोग माओवादी पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष आगे जाके ये अपने आप से करते खासकर दंडकारण्य में हैं। इधर सुनिए ना, अपने आप से। और बिहार झारखंड के खासकर जो सरंडा के एरिया है, कैमरा रिवोल्यूशनरी प्रोविंशियल काउंसिल बनाए हैं। क्लोज करो, कोई छोड़ दो, नहीं है जैसा दंडकारण्य में जनसंघ सरकार बनाया है, नहीं होगा अब ना। रूस में लेनिन स्टालिन के नेतृत्व में वहाँ दीदी जो बैठी है ना, जो सोवियत बना है, उन्हीं कहा जाए। सोवियत का मानी यह है कि जो एक व्हाइट कलर वाला गांव में रहने वाले किसान मजदूर सरहरा के हाथों में पूरा सत्ता रहेगा। ऑल पावर्स टू द सोवियट्स, सोवियट्स के हाथों में पूरा सत्ता रहेगा। जैसा चीन में 1 अक्टूबर 1949 के बाद मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर जो पीपुल्स रिपब्लिक चाइना बना है, कम्यून के हाथों में जो सत्ता रहा है, ऑल पावर्स टू द कम्यून। आज पूरे सत्ता प्रोविंशियल काउंसिल के हाथों में, जनसंघ सरकार के हाथों में। 13 साल से जो दंडकारण्य में जनसंघ सरकार बना है, गांधी स्वामी बोल रहा था कि आज के स्थिति में हम जो बाहर के समाज में देख रहे हैं, पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं, हॉस्पिटल के सामने बहुत लंबा क्यू होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत पैसे पूछने वाले डॉक्टर्स होते हैं। आज झारखंड में हो या दंडकारण्य में हो, डॉक्टर जनता के पास जाता है। चाइना में जो बेरफूट डॉक्टर जनता के पास जा रहा था, चाइना में तो जब डॉक्टर नॉर्मन बेथून था, उस समय का एक नारा था कि जैसा हम कह रहे हैं कि जनता के पास जाओ, माओ से तुम जाए कहा कि जनता के पास जाओ, जनता से सीख लो, फिर जनता को संघर्ष के लिए तैयार करो। एक राजनीति के लिए नहीं है, एक समाज नीति के लिए नहीं है, हर चीज के लिए जनता के पास जाओ। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप टीचर हैं, छात्रों के पास जाओ, गांव में जाओ, जनता के पास जाओ, जनता को शिक्षा दो। अब डॉक्टर है, पेशेंट के पास जाओ। इसलिए आज दंडकारण्य में मोबाइल स्कूल चल रहा है, आज दंडकारण्य में मोबाइल हॉस्पिटल चल रहा है। यानी चलने वाले शिक्षक होता है, जनता के पास चलने वाले शिक्षक होते हैं, जनता के पास जाने वाले डॉक्टर्स होते हैं। बाहर हम जो देख रहे हैं वैसे स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, पर आम जनता के जो समस्याएं हैं, आम जनता के लिए जो शिक्षा चाहिए, वो समझने वाले डॉक्टर होते हैं, वो समझने वाले शिक्षक होते हैं। सबसे पहले जितना भी जमीन है वो पूरा जमीन स्वाधीन कर लिए हैं और जमीन अपने में बांट लिए हैं। आज दंडकारण्य में एक ऐसे ही क्षेत्र नहीं है, क्योंकि दंडकारण्य यहां केरला से बड़ा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है, 1 करोड़ लोग रहने वाले लोग हैं। आज एक भी आज आदिवासी परिवार वहां ऐसा नहीं है जिसे जमीन नहीं है। वो पूरा जमीन अपने उनके बीच में बांट लिए हैं, बीज बांट लिए हैं, फर्टिलाइजर्स जो मैन्योर्स होते हैं वो बांट लिए हैं, और कोऑपरेटिव्स बनाए हैं, कलेक्टिव्स बनाए हैं, टैंक्स कूदे हैं, बड़े बड़े नाला कूदे हैं, बगीचा बना रहे हैं। जो आदिवासी अगर जाड़ को पानी दिए तो देवता गुस्सा में आते हैं, वैसे समझने वाले आदिवासी आज तरकारियां, बगीचा, ये सब फसल ले रहे हैं। ये सब होने के कारण जो मौसम रहा है, उनके हाथ में तीन मैजिक वेपन्स आया है। एक तो नेतृत्व देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी होता है, लोग के रक्षा देने के लिए जनसेना होता है,
और एक ऐक्य संगठन यूनाइटेड फ्रंट होता है, जहां भूमिहीन लोग, किसान लोग, एग्रीकल्चर लेबर, छोटे किसान, माध्यम किसान, इनका बना हुआ जनसंघ सरकार होता है और इसके ऊपर दमन हो रहा है। एक तरफ देखा गया तो दमन, ये राज की दमन हो रहा है, दूसरी तरफ देखा गया तो स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है, यानी व्यवस्था की हिंसा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हिंसा अहिंसा का चर्चा करते हैं। आज देश में 5 लाख किसान लोग खुदकुशी कर लिए हैं, सुइसाइड, आत्महत्या कर लिए हैं। ये कौन किया है हिंसा? ये व्यवस्था ने किए हैं। पूरे 50 साल के नक्सलबरी मूवमेंट में इतने लोग मर जाना नक्सल के हाथों में, माओवादियों के नेतृत्व में, जितने लोग गुजरात में मर गए हैं, जितने बच्चे जैसे गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो 24 लोग मर गए हैं, उसके लिए क्या कहे? जो सीआरपीएफ लोग 24 लोग जो बुरका बाल में मर गए हैं लैंडमाइन से, उसका ही आप इतना हल्ला बोल करते हैं। वो जो गोरखपुर हॉस्पिटल में जो 23 लोग बच्चे मर गए थे, उनके बारे में क्या कहते हैं? 5 लाख किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं।